शिक्षा वो शेरनी का दूध है, उसे जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जोड़ करके इस वाक्य को बोला जाता है और माना जाता है कि कलम और किताब इस बात की तस्दीक करती हैं कि अगर कलम और किताब महफूज रहे तो सभ्यता को बचा लेंगे, न्याय और समता को बचा लेंगे। लेकिन सड़क पर आप हिंदू धर्म या बाकी किसी धर्म का त्योहार मना सकते हैं, आप अपनी शादी का पंडाल लगा सकते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते। अब सड़कों को सांप्रदायिक रंग में रंगने की सियासत चल रही है, लेकिन आपका ध्यान उससे ज्यादा जरूरी सवाल पर ले आना चाहता हूं कि आपके देश के शैक्षणिक संस्थानों को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को ऐसे ही सांप्रदायिक रंग में रंगा जा रहा है, लेकिन उस पर आपकी नजर नहीं है। शुरुआत करूंगा लखनऊ विश्वविद्यालय से। एक विश्वविद्यालय जो सार्वजनिक पैसे से चलता है, यानी सरकार के पैसे से चलता है। विश्वविद्यालय में नाम विश्व का जुड़ा हुआ है, यानी ग्लोबल नॉलेज के सेंटर होते हैं, और उन विश्वविद्यालयों में एक धर्म का हावी होना, किसी सरकारी ओहदे पर बैठे प्रोफेसर या एचओडी या वाइस चांसलर का किसी एक धर्म के रीति रिवाज को अपने से सार्वजनिक तौर पर जोड़ना, क्या विश्वविद्यालय की नीति और नियत दोनों के लिए जायज है? वाकया यह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में नए विभागाध्यक्ष को पदभार ग्रहण करना था, प्रोफेसर पवन अग्रवाल। और जब वो पदभार ग्रहण करने जाते हैं तो उनके विभागाध्यक्ष के चैम्बर में उनके विभाग के तमाम प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर और विद्यार्थियों के बीच वैदिक मंत्रोच्चार होता है। इस वीडियो को जरा सुनिएगा। बीते दिनों ऐसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट हुआ था, और जब वो प्रिंसिपल बनकर के शिक्षक पहली बार अपने कॉलेज पहुंचा तो उसे नारा लगाकर स्वागत किया गया कि प्रिंसिपल सर को जय श्री राम। जब मैंने वो वीडियो शेयर की तो लोगों ने कहा कि जय श्री राम के नारे से सांप्रदायिकता का क्या रिश्ता? अब क्या इस देश के प्रोफेसरों को, वाइस चांसलरों को, विद्यार्थियों को और पढ़े लिखे लोगों को राम राम, सीता राम और जय श्री राम नारों के बीच फर्क खत्म हो गया? या जय श्री राम की राजनीति ने अब इस देश को समझा दिया है कि जय श्री राम एक पॉलिटिकल नारा नहीं, धार्मिक नारा है? क्या इनको यह पता नहीं कि राजनीति क्या है और धर्म क्या है? इस बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। फिर से लोग कहेंगे कि भारत में अगर हवन हो गया, भारत में अगर वेद की ऋचाएं पढ़ ली गई, मंत्रोच्चार हो गया, तो आपको किस बात का दर्द हो रहा है? क्या पाकिस्तान में पढ़ा जाएगा? ये कहने वाले अब नीचे शुरू हो जाएंगे। मुझे उनसे दिक्कत नहीं है जिन्हें इस देश ने आज तक यही ट्रेनिंग नहीं दी कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन का रोल क्या होता है, और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जब एक धर्म हावी होने लगे तो दूसरे धर्मों के खिलाफ कैसे वह स्वतः चला जाएगा। उस कुर्सी पर बैठा प्रोफेसर गैर धर्म वालों के साथ कैसी नियत रखेगा। उस कुर्सी पर बैठा कोई वाइस चांसलर, कोई जज, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति अगर एक धर्म को अपनी कुर्सी पर बैठकर जीने लगेगा तो वो उसी कुर्सी पर बैठकर दूसरे धर्म के मानने वालों से कितना न्याय कर पाएगा? अगर आप इस गहराई को, इस विमर्श को नहीं समझ पा रहे और केवल आपको एक लाइन बोलना है कि भारत में भी अगर मंत्र नहीं पढ़ा जाएगा, हिंदू धर्म के रीति रिवाज नहीं माने जाएंगे, तो कहां माने जाएंगे? फिर मैं आपको प्रणाम करूंगा और फिर मैं कहूंगा कि इसी दिन के लिए शिक्षा और समझदारी दोनों को जानबूझकर बर्बाद किया गया। इस देश के कैंपसों में हाल ही में एक खबर आती है कि एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में नमाज पढ़ ली गई, तो जिसने नमाज पढ़ी और जिन कर्मचारी और गार्ड के लोगों के सामने या ड्यूटी उनकी वहां थी, उन पर कार्रवाई हो गई कि आप एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में नमाज कैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन आप एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हवन करा सकते हैं। आप एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के सार्वजनिक पद पर बैठ करके कुछ भी कर सकते हैं।
उसी लखनऊ विश्वविद्यालय की एक पुरानी वीडियो मैं रिसर्च जब कर रहा था तो वह मुझे मिली। उस वीडियो में दिखा कि महामहिम राज्यपाल के साथ उसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं और उसके लिए हवन हो रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार जब होता है तो उस विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर एक त्रिशूल बनाया गया। कुछ प्रोफेसरों ने विरोध किया तो प्रोफेसरों के ऊपर ही आंतरिक रूप से कोई कमेटी बिठा दी, कहीं उनको परेशान करने लगे और कहीं उनको तनाव में डालने लगे। फिर कौन बोलेगा? सब अपनी नौकरी कर रहे हैं। जैसे देश में भी तो बहुत सांप्रदायिक माहौल खुलेआम हो रहा है। आपकी पुलिस सांप्रदायिक हो रही, आप उसे भी तो झेल रहे हैं। आपकी जुडिशरी में कई बार सवाल उठाने की गुंजाइश दिखती है, आप उसे भी चुपचाप देख रहे होते। आपके नेता जब सांप्रदायिक हो जाते हैं तो आप उन्हें ही वोट देकर जिता देते हैं। तो आपके प्रोफेसर और कुलपति अगर सांप्रदायिक हो रहे हैं तो आश्चर्य का। बीते दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय की एक खबर मैंने दिखाई और उस खबर में बताया कि कैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज के एक विभाग के कार्यक्रम को तस्वीरों में अगर देखेंगे तो कहीं से आप ये नहीं बता पाएंगे कि हिंदू धर्म के मठ या मंदिर में कोई कार्यक्रम हो रहा है या विश्वविद्यालय में हो रहा है। यही फर्क है। एक प्रोफेसर, एक वाइस चांसलर, एक एचओडी कुछ भी हो सकता है। वो एक सच्चा हिंदू हो, वो मंत्रोच्चार करे, वो हवन करे, वो व्रत रहे, सब कुछ करे, मगर या तो घर में करे या मंदिर में करे या उस एकेडमिक कुर्सी के बाहर कहीं करे। लेकिन कुर्सी पर बैठ करके कोई हवन कराने लगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने बीते दिनों जब हिंदू अध्ययन केंद्र खोला तो कैंपस के भीतर हवन किया और हवन में संविधा डाला विश्वविद्यालय के कुलपति ने। मेरा सवाल है, कल एक तो आप इस देश में बाकी धर्मों का कोई अध्ययन केंद्र बनाते नहीं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन केंद्र बनाया है। कितनी बार बौद्ध धम्म के धम्मोपदेश करवाया गया, कितनी बार सिखों का कार्यक्रम विश्वविद्यालय ने किया। और खैर मुसलमान की बात ही छोड़ देते हैं। मुसलमान आते ही एक खास किस्म की नफरत इस देश में भरी गई है, तो वो प्रोफेसरों में भी होगी, वाइस चांसलरों में भी होगी, सब में होगी। मध्य प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में सुंदरकांड हो सकता है। जैसे सड़क पर नमाज होगी तो लाइसेंस जब्त हो जाएगा, मगर ये वाली सड़क आपने देखी, ओवरब्रिज बना था, बार बार एक्सीडेंट हो रहे थे, तो हवन करा दिया कि आओ देवता बैठो ओवरब्रिज पर, एक्सीडेंट खत्म हो जाए। देखिए इस वीडियो को। अब जब समाज इस तरह की वीडियो को स्वीकार कर ले रहा है तो उसके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कैसे बचेंगे? वो अपने कैंपस के भीतर हवन कराएंगे, वैदिक मंत्रोच्चार कराएंगे और सुंदरकांड का पाठ भी कराएंगे। क्योंकि आपका समाज सांप्रदायिक होगा तो आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कितनी दूर तक बचेगा? और जो सेकुलर, लिबरल और संविधान को मानने वाले प्रोफेसर होंगे, शोधार्थी होंगे, वो या तो विरोध नहीं कर पा रहे होंगे, और अगर कर भी रहे होंगे तो उनको कौन पूछ रहा, संख्या इतनी कम बची है। जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय में जब वो प्रोफेसर पवन अग्रवाल ने जब अपना विभागाध्यक्ष का पद ग्रहण किया तो जो एक लकीर खींच दी है, अगली बार अगर किसी प्रोफेसर को वाइस चांसलर बनना होगा, कुर्सी ग्रहण करनी होगी, अगर किसी प्रोफेसर को एचओडी बनना होगा, तो सोचिए उसके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी कि उसे कितना बड़ा हवन करना होगा, उसे कितना बड़ा मंत्रोच्चार करवाना पड़ेगा, तब जाकर के माना जाएगा कि आप हमारी नजर में जायज हैं। जैसे पिछले दिनों अखबार में खबर छपी, 2 प्रोफेसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लड़ गए और लड़ गए तो दोनों हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। प्रोफेसरों में ही संवाद की गुंजाइश खत्म हो जाए और दोनों वाद विवाद करते हुए मारपीट कर लें, दोनों एक दूसरे पर एफआईआर करवाने जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके विश्वविद्यालयों में अब क्या हो रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक दलित विद्यार्थी, शिवम सोनकर नाम का विद्यार्थी, सड़क पर बैठ गया। हालांकि इस बात पर मैं यह बात भी साफ कर दूं कि शिवम सोनकर दक्षिणपंथी संगठनों और एबीवीपी का सदस्य रहा है। उसकी पुरानी तस्वीरें ये बताती हैं कि भाजपा कैसे पीडीए के लोगों यानी दलित पिछड़े लोगों का उपयोग तो करती है, 1-2 बार समर्थन भी करती है एबीवीपी के लोगों ने,
लेकिन वो वहां बैठ गया और उसके साथ अब कोई सांसद विधायक मिलने नहीं गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से चाहे विधायक रजनी सोनकर हो या समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल हो, वो चला गया, जबकि ये जान रहे हैं कि वो एबीवीपी का लड़का है। विभाग की तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन है उसमें विश्वविद्यालय कह रहा है कि जब अलग अलग कैटेगरी के पीएचडी में एक एक सीटें ही थी, तो जो सेकंड रैंक लाया है उसका एडमिशन कैसे हो सकता है। उस समय एक बहुत जरूरी सवाल भी उठाया जा रहा है कि अगर कोई विभाग टोटल नंबर ऑफ सीट को एक यूनिट बना करके अगर पीएचडी में एडमिशन करे तो वहां पर रिजर्वेशन प्रोसेस ज्यादा बेहतर होता। अलग अलग कैटेगरी में सीटों को बांट देने पर आरक्षित सीटों की संख्या कम हो जाती है, और यह बात इस पूरे विमर्श के साथ उठाई जा रही है। और इस बात के साथ यह भी जोड़ दूं, देश भर के विश्वविद्यालयों में पीएचडी एडमिशन में जितना घोटाला और घपला हो रहा है, जितना परिवारवाद, संबंधवाद, जातिवाद और विचारधारावाद चल रहा है, इतना तो बाकी कहीं नहीं चल रहा है। और शिवम के बारे में यह बात विश्वविद्यालय में प्रचलित है कि उसका कई बार दक्षिणपंथी संगठन अपने बचने और अपनी साजिश के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बात जानते हुए कि उस विभाग के लिए विभागाध्यक्ष के खिलाफ, इंचार्ज पीडीए के लोगों के खिलाफ उसी विश्वविद्यालय के आरएसएस के लोगों ने साजिश रची है और शिवम उसमें मोहरा बन रहा है। लेकिन जब एक दलित शिवम सोनकर सड़क पर बैठा तो समाजवादी और संविधानवादी लोगों ने शिवम सोनकर का साथ दिया और आज भी साथ दे रहे हैं, क्योंकि विश्वविद्यालयों में आज भी जातिवाद है। कल को शिवम सोनकर जैसे लोग जब इस खेल को समझेंगे कि उनके साथ जो अन्याय हुआ उसकी मूल वजह क्या थी और जो दूसरे लोग साजिश कर लेते हैं उसको भी कैसे बाइफरगेट किया जाए। कैंपस के भीतर आरएसएस ने केवल कब्जा नहीं किया है, आरएसएस के लोग दलित, पिछड़े प्रोफेसरों, आदिवासी प्रोफेसरों के लिए क्या नियम बदल रहे हैं इसको तो लोग बाहर समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू का एक वाकया देखिए। प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार ये बहुजन विचारक रहे हैं, इनका अपना एक नजरिया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानते हैं और उसको लेकर के सक्रिय रहते हैं, और ये बात लोगों को भी पता थी। अब इनका जब विभागाध्यक्ष बनने का टर्म आया तो इनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियरिटी को काउंट न करते हुए इनकी जगह पर विभागाध्यक्ष डीन को बना दिया गया। अब प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार क्या कह रहे हैं, जरा इनकी बात को सुनना चाहिए। जब सारे नियम कानून स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं, आईने की तरह साफ हैं, उसके बावजूद भी इस तरह का जो निर्णय लेना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये विश्वविद्यालय प्रशासन के जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनकी जातिवादी मानसिकता का ही परिचायक है। अब प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार के समर्थन में वहां बहुजन विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, यानी एक बहुजन प्रोफेसर अपनी एलिजिबिलिटी के बाद भी विभागाध्यक्ष बनने के लिए आंदोलन करना पड़े। नियुक्तियां भी कई बार पीछे हो जा रही हैं, पीएचडी का एडमिशन हावी है। अब आप दैनिक भास्कर की इस खोजी रिपोर्ट पर क्या कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 179 लोगों की सैलरी रोकनी पड़ी, 5 डीआईओएस को निलंबित करना पड़ा, और पता है मामला क्या है कि शिक्षक भर्ती में वहां घोटाला हो गया। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए तो फिर से विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। यहां जो शिक्षक बन गए उसमें कोई एमएलसी का बेटा उत्कर्ष सिंह है, तो कोई रुद्र प्रकाश है, तो कोई राहुल रंजन सिंह है। गलत तरीके से ये लोग शिक्षक बन गए और इनको शिक्षक बनाने की नियुक्ति की जितने फाइलें थी, जांच में पता चला कि वो फाइलें गायब हैं और नियमों के परे जाकर के जिन डीआईओएस ने इनकी सैलरी रिलीज की उनको सस्पेंड करना पड़ा है। और दैनिक भास्कर ने ऐसे कई लोगों की तादाद बताई है, यानी उत्तर प्रदेश में भयानक शिक्षक भर्ती घोटाला चल रहा है। यानी आप अगर कैंपस में नमाज पढ़ लें तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, और अगर आप कैंपस में हवन करें, जय श्री राम का नारा लगाएं, और अगर आप कैंपस में कोई भी धार्मिक कृत्य करें, हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आप कुलपति बना दिए जाएंगे, विभागाध्यक्ष बना दिए जाएंगे। और अब तो कुलपति बनाने के लिए, प्रोफेसर बनाने के लिए सरकार ने नियम भी बदल दिया।
प्रोफेसर ऑन प्रैक्टिस, डिग्री नहीं है तो भी चलेगा, अध्ययन नहीं है तो भी चलेगा, अनुभव नहीं है तो भी चलेगा। अगर आप आरएसएस वाले रास्ते से आ रहे हैं तो आप कुछ भी बन सकते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लेकर के देश भर के कैंपसों में आरएसएस की शाखाएं लगेंगी। ये वाली तस्वीर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आरएसएस के फ्लैग मार्च की है। उसके बाद की कई तस्वीरें आरएसएस के कार्यक्रमों की हैं। आज देश के विश्वविद्यालयों में अगर आप संविधान पर कार्यक्रम करने जाएं तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप आरएसएस का कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो आपको तुरंत परमिशन मिल जाएगी। तो लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के उस विभागाध्यक्ष को पता था कि अगर हवन वाली ये वीडियो वायरल हो जाएगी तो मैं विभागाध्यक्ष से हो सकता है वाइस चांसलर बना दिया जाऊं, फिर राज्यपाल बन जाऊंगा। इसलिए जानबूझकर वीडियो वायरल हो रही। और जो प्रोफेसर वहां बैठे हैं उन प्रोफेसरों के मन में एक मैसेज है, तुमको भी अगर कामयाब होना है तो आओ हमारी शरण में, और जो नहीं उससे सहमत हैं उनके ऊपर कमेटी बिठा दो, कोई विरोध करे तो उनको प्रताड़ित करो। जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने बताया कि उनके यहां एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही अपना काम ढंग से नहीं कर रहे। जो बाहर से चयनित लोग होते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, पिछले 10 साल से उनकी सिलेक्शन नहीं हुए, जिनके ऊपर प्रोफेसर वाइस चांसलर कमेटी का मेंबर बनने की लालच नहीं होती। इसलिए अगर कैंपस के भीतर कुछ गलत हो रहा होता तो वो सवाल उठाते, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय उस नियम को नहीं मान रहा, हवन करा रहा, मोदी जी का बर्थडे मना रहा। विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहे हैं। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के जिस कॉलेज में 14 साल तकरीबन पढ़ाया, यानी 14 बार उससे होली गुजरी, लेकिन 14 बार में एक भी बार ये वाला दृश्य मेरे कॉलेज यानी जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम का वो कॉलेज कभी ऐसा दृश्य नहीं दिखा पाया। कॉलेज ने रंग बदला, प्रिंसिपल बदले, प्रोफेसर बदले, नए आए आरएसएस वाले, पुराने जो वहीं थे वो आरएसएस की शाखा में चले गए और स्टाफ रूम में होली मनाई गई। मैं चाहता हूं कि मेरी स्क्रीन पर नाचते इन प्रोफेसरों को आप देखिए, इन्हें गौर से देखिए, इनके नृत्य की कला से आप मोहित हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि हो सकता है कल को ये प्रोफेसर इस बात से नाराज हो जाएं कि उनके बारे में चेहरा क्यों दिखा दिया, इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि इनके चेहरे न दिखें, लेकिन इनका नृत्य आपको दिखाना चाहता हूं। जिस जगह पे ये नृत्य हो रहा है ये दिल्ली विश्वविद्यालय के एक डिग्री कॉलेज का स्टाफ रूम है। जिन गानों पर थिरक रहे हैं ये प्रोफेसर, ये इस बात का सबूत है कि अब अगर अगली बार होली आएगी तो क्या होगा। मैं 14 साल इसी कॉलेज में रहा, एक बार भी मेरे स्टाफ रूम में ऐसी होली नहीं मनाई गई। मैं 14 साल जिस कॉलेज में रहा उस कॉलेज में नॉनवेज को लेकर मारपीट भी नहीं हुई थी, बाद में वो भी होने लगी। सब एक रंग में ढल गए, प्रोफेसर ढल गए उसी रंग में, सारे एक रंग में ढलते गए। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को नौकरी बचानी है, किसी को पद चाहिए, किसी को पद बचाए रखना है। दरबार में दरबारी बन गए लोग इस बात को समझना भूल गए कि कलम और किताब को उन्होंने एक विचारधारा और सरकार का गुलाम बना दिया। जिस समय हम बात कर रहे हैं शिक्षा का बजट पिछले 10 साल में घटा दिया गया, फेलोशिप बंद कर दी गई, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को मिलने वाली नेशनल फेलोशिप बंद हैं या अनियमित हो गई हैं। मौलाना आजाद फेलोशिप से लेकर नेशनल फेलोशिप ऑफ ओबीसी बंद है। लेकिन इस तरहते हुए प्रोफेसरों को देखकर लगता है कि विश्वविद्यालयों में कोई संकट ही नहीं। विश्वविद्यालयों में पीएचडी के इंक्रीमेंट काटे जा रहे हैं, विश्वविद्यालयों को सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज की तरफ महंगा किया जा रहा है, फीस बढ़ रही, सीट घट रही, उन्हीं के पढ़ाए हुए विद्यार्थी नौकरी नहीं पा रहे, पीएचडी में एडमिशन नहीं पा रहे, मगर प्रोफेसरों की थिरकन में कोई कमी हो तो बताइए। ये नाचते थिरकते प्रोफेसर कल की उम्मीद है। ये ठुमका लगाते प्रोफेसर अपने विद्यार्थियों के लिए एक नजीर पेश करेंगे। इस देश ने बहुत अच्छे प्रोफेसर दिए होंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत महान प्रोफेसर और विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रिंसिपल दिए होंगे, मगर वो जहां कहीं भी होंगे शर्मिंदा होंगे कि उनमें यह काबिलियत क्यों नहीं थी कि होली के दिन वो ठुमका लगा पाते हैं कि नहीं, वो हवन में मंत्र पढ़ सकते हैं कि नहीं,
वो विश्वविद्यालय को एक रंग में ढंग कर, एक विचारधारा में ढालकर एक विचारधारा का प्लेसमेंट सेंटर क्यों नहीं बना पाए? इसलिए विश्वविद्यालयों पर नजर देखिए। ऐसे ही हैदराबाद विश्वविद्यालय का एक वाकया सामने आया। हैदराबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने मेरे नाम एक खत भेजा। मैं उस खत को पढ़ूंगा और आपकी स्क्रीन पर वो वीडियोस होंगी जो हैदराबाद विश्वविद्यालय की जमीन, पर्यावरण, जंगल और कैंपस के रिश्ते को तबाह और बर्बाद करने के लिए सरकारी कोशिश की बानगी पेश करेंगे। सुनिए विद्यार्थियों के इस खत को। उन्होंने बताया कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र और फैकल्टी तेलंगाना सरकार द्वारा विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर की 400 एकड़ भूमि की नीलामी करने की योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह भूमि न केवल एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय बफर है, बल्कि समृद्ध जैव विविधता का भी घर है और हमारे संस्थान की शैक्षणिक और पर्यावरणीय संरचना का अभिन्न हिस्सा रही है। सरकार की यह योजना पर्यावरणीय चिंताओं को नजरअंदाज कर रही है और विश्वविद्यालय के प्राकृतिक आवास को खतरे में डाल रही है, जिसने दशकों से विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण किया। हालांकि जो विरोध शांतिपूर्ण रूप से शुरू हुआ था, अब एक गंभीर दमन में बदल गया है। 500 से अधिक पुलिसकर्मियों ने हैदराबाद विश्वविद्यालय कैंपस में जेसीबी के साथ आकर जंगल की कटाई शुरू कर दी। जब छात्रों ने विरोध किया तो छात्रों के साथ बर्बरता से मारपीट की गई। तकरीबन 50 विद्यार्थियों को पुलिस अलग अलग थाने ले जाकर रात तक रखी, बाद में उन्हें छोड़ा। कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं छात्राओं को भी इसमें नहीं बख्शा गया। कई छात्राओं के कपड़े फाड़ दिए गए, उनसे बदतमीजी की गई। छात्रों ने जब यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन करना शुरू किया तो मेन गेट को पुलिस द्वारा लॉक कर दिया गया और यह भी पुलिस की एक पूरी फौज को तैनात करके किया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों को कहीं से भी साथ नहीं दे रहा, वे असहाय महसूस कर रहे हैं। कृपया हमारी सहायता करें ताकि इस पर्यावरणीय और शैक्षणिक आपदा को रोका जा सके। अगर सरकार आज अपने इस कदम में सफल हो जाती है तो यह देश भर के शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक खतरनाक मिसाल बनेगी। हमें हर संभव मंच की जरूरत है ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके। आपकी आवाज इस संघर्ष में हमारी मदद कर सकती है। कृपया हमारे विश्वविद्यालय और इसकी परिस्थितिकी को बचाने के लिए इस लड़ाई में हमारा साथ दें। विद्यार्थी, हैदराबाद विश्वविद्यालय। कहानी कलम और किताब की होगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, मगर अब किसे चिंता है कि उनके इस देश के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। कल सोनिया गांधी का एक कथन वायरल हो रहा था कि सरकारी स्कूल हजारों की तादाद में बंद किए जा रहे हैं। देश का कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं जहां सरकारी स्कूल बंद न किए जा रहे हो और डिग्री कॉलेजों की बर्बादी न हो रही हो। दिल्ली विश्वविद्यालय जब अपना जश्न मनाता है तो इस पर ठुमके लगाने वाले विद्यार्थियों की थिरकन बताती है कि देश में एक विश्वविद्यालय ऐसा भी है। वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालयों को भीतर से कैसे सांप्रदायिक किया जा रहा है, इस पर आपको पता ही नहीं होगा। सिलेबस बदला जा रहा है, आपको पता ही नहीं होगा। फीस महंगी हो रही है, आपको पता ही नहीं होगा। प्रोफेसर सांप्रदायिक हो रहे हैं, क्लासरूम सांप्रदायिक हो रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन हमें फर्क पड़ता है, इसलिए हम आपसे बता रहे हैं। बचा सकते हैं तो इन विश्वविद्यालयों को तो कम से कम बचा लीजिए। हालांकि हम ये जानते हैं कि जब आप अपने समाज को नहीं बचा पा रहे तो जिस समाज में विश्वविद्यालय हैं वो उस बीमारी से कैसे बच जाएंगे। आग बाहर लगेगी तो लपटें घर के भीतर आएंगी। आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि जब ये सब हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। मैं अपनी ये वीडियो दिखाऊंगा कि मैं सारा जोखिम उठाकर कभी प्रोफेसर की डायरी लिख रहा था, कभी अपनी नौकरी कुर्बान कर रहा था और उसके बाद भी आपसे वीडियो बनाकर बता रहा था कि अब भी वक्त है, बचा सको तो कलम और किताब बचा लो। आपको ये बातचीत अगर अच्छी लगी हो तो इसे लोगों तक पहुंचाइएगा, इसे घर घर तक पहुंचाइए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको जल्दी मिल जाए। अगर आप इसे फेसबुक या ट्विटर यानी एक्स पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे किसी और ज़रूरी सवाल के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।